गति स्टडी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को बताने वाले शब्दों को समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला समास है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, चौथा होता है कर्मधारण समास, पांचवा अव्ययीभाव समास, छठवां बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास हम सबसे पहले देखेंगे। पहला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है वही द्वंद्व समास कहलाता है। ये तो किताब की परिभाषा है, आप हर जगह देखते हैं, लेकिन इस परिभाषा से आप ये नहीं समझ पाते किताब देखकर कि ये द्वंद्व समास है कि नहीं है। तो आज हम बताएंगे आपको पहचानने के नियम। पहचानने का 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि द्वंद्व समास में अधिकतर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा है कि द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप होता है। तीसरा क्या है कि योजक के साथ साथ आपस में शब्द विलोम भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे हमने कहा माता पिता, अब आप देखिए बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और शब्द एक दूसरे के विलोम भी हैं और इसमें विभक्ति का लोप है और विभक्ति है और, तो आप समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल है राम कृष्ण, आप देखिए इसमें योजक चिन्ह लगा है और शब्द एक दूसरे के विलोम है और विभक्ति का लोप है। ठीक, आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो। ऐसे ही द्वंद्व समास कहीं भी आए, अगर योजक चिन्ह लगा हो और एक दूसरे के शब्द विलोम है और विभक्ति का लोप है तो आप बेहिचक आप लगाइए द्वंद्व समास है। दूसरा आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वही द्विगु समास कहलाता है। एकदम सिंपल है, इसमें बिल्कुल जो ही कहीं भी कोई भी अगर शब्द आता है जिसमें संख्या आती है, जैसे हमने कहा नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, देखो इसमें संख्या रही 9, ये द्विगु समास है। हमने कहा त्रिभुवन, इसमें देखो त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह, इसमें 3 आ रहा है, ये क्या है? द्विगु समास है। कोई भी शब्द अगर वो संख्यावाची है, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसी कोई संख्या आ रही है, वो द्विगु समास कहलाएगी। अगला हम देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा कर्मधारय समास किसे कहते हैं? यानी विशेषता बताने वाले शब्द को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। ये क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता? मिर्च की। मिर्च कैसी है? काली है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है। ये क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। यानी कोई भी शब्द जो बताए विशेषता ये कैसा है कैसा नहीं है, वो क्या हो जाएगा? वो कर्मधारय समास हो जाएगा। चौथा देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या है? प्रत्येक शब्द के आगे लगा उपसर्ग को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। कोई भी शब्द अगर उसके सामने उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के जो पहले लगने से नया शब्द बन जाता है, वही अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कहा आजीवन, आप देखिए जीवन में आ लग गया तो क्या बन गया? आजीवन, यानी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, जहाँ उपसर्ग लगा है वो क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। हमने कहा प्रतिदिन, आप देखिए दिन में प्रति लग गया, यानी क्या हो गया? प्रतिदिन, ये अव्ययीभाव समास है। हमने कहा यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति में क्या लग गया? यथा, क्या हो गया? यथाशक्ति। ये क्या है? अव्ययीभाव समास। कोई भी एग्जाम्पल आए अगर उपसर्ग लगा है तो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अब 5वां देखेंगे बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास के माध्यम से किसी तीसरी शब्द का बोध हो वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा दशा आनन, दशा आनन का मतलब क्या होता है? 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन था? रावण। हमें तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, किसके? रावण की तरफ। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगर कहता है नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब जिसका कंठ नीला हो। कंठ किसका नीला था? शिव जी का, शंकर जी का। किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चौथा एग्जाम्पल है लंबोत्तर। लंबोत्तर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा हो। लंबा उदर किसका था? गणेश जी का। ये क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। सीधा समझिए कि जब किसी की विशेषता बताए और वो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ठीक, इसे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक।